बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 23 के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। आज के लेक्चर में हम फायरबेस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि फायरबेस क्या होता है, इसको इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसकी लिमिटेशन क्या है, इसमें डिफरेंट रूल्स इसके कौन से हैं, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, इससे पहले कि हम फेयरबेस की तरफ जाएं, हम प्रीवियस लेक्चर को हम रिकॉल कर लेते हैं हल्का सा। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड एसक्यूलाइट, और एसक्यूलाइट के अंदर हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें हमने डेटा को इनपुट के तौर पे लिया था, और वही डेटा जो इनपुट दिया था उसको हमने रिट्रीव किया था, उसको शो करवाया था। इसके अलावा डेटा को अपडेट किया था कि जो भी डेटा हमने दिया है उसको अगर हमने रिप्लेस करवाना है किसी और डेटा के साथ, सो वो भी हमने किया था। और एट द एंड हमने उस डेटा में से कोई भी डेटा जो हमें लगे कि हम इसको डिलीट करना है या अपनी डेटाबेस से उसको निकालना है, सो हमने उसको डिलीट भी किया था। सो लास्ट जो हमारे जो लास्ट लेक्चर थे उसमें हमने वो कंप्लीट किया था पूरा। जो ऐप का जो प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट था कि एसक्यूएलाइट को कैसे बनाते हैं, उसकी हमने इंटरफेस भी बनाया था, उसका हमने बैकग्राउंड डेटाबेस का वर्क भी किया था। सो आज के लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं कि फायरबेस होती क्या है और इसका यूज़ क्या है, और वो बाकी एडवांटेजेस हम डिस्कस करते हैं। Firebase is a backend platform for building web, Android and iOS application। जैसा मैंने अभी एसक्यूलाइट का बता रहा था, तो एसक्यूलाइट एक हमारा मोबाइल के अंदर ही एक किस्म का स्टोरेज है जो हमारा ऑफलाइन स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। और ये जो फायरबेस है ये भी एक डेटाबेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये वो भी रखता है, और डिफरेंट इसके अंदर एपीआईज भी होती हैं, डिफरेंट अथेंटिकेशन और होस्टिंग की जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी ये ऑफ़र करता है। सो इट ऑफर रियल टाइम डेटाबेस, डिफरेंट एपीआईज, मल्टीपल अथेंटिकेशन टाइप्स एंड होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स। इसके अलावा फायरबेस कैन पावर यूर एप्स बैकएंड, including data storage, user authentication, static hosting, and more. Focus on creating extraordinary user experience। अच्छा, इसमें ना एक अहम चीज़ जो फायरबेस के अंदर है कि ये एक क्लाउड सर्विस है, क्लाउड होस्टिंग सर्विस है। यानी कि यहाँ पे आप किसी भी जो ऑथेंटिकेशन है या जो डेटा स्टोरेज है वो आप क्लाउड में रख सकते हैं, और मल्टीपल जो आपकी डिवाइसेस हैं वहाँ पे एक सेम टाइम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये गूगल की तरफ से हमें ये फैसिलिटी है फायरबेस की, और हमें जो लिमिटेड वर्क के लिए हमें फ्री है। अगर अगर हमने कमर्शियल वर्क के लिए इसको यूज़ करना हो तो हमें इसकी प्राइसिंग देखनी होगी। इसके डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, मंथली भी हैं, ईयरली भी हैं। सो इट डिपेंड अपॉन आवर वर्क और आवर रिक्वायरमेंट कि हमने किस तरह का पैकेज लेना है। लेकिन हमारे जो बेसिक वर्क के लिए हमें फ्री इसकी ऑथेंटिकेशन हो गया, इसकी बाकी जो छोटी मोटी स्टोरेजेस हैं, वो बाकी सारी सर्विसेज जो हैं, ये बैकएंड सर्विसेज वो हमें फ्री देता है। सो ये हमारे पास आ गया इसका लाइट सा इंट्रोडक्शन। यहाँ पे मैं एक चीज़ और थोड़ी सी मैं क्लियर कर दूँ कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो असल में है कैसे। स्ट्रक्चर के लिए मैं यहाँ पे आपको ये बना के कुछ दिखाता हूँ कि जो हमारा नॉर्मल एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर होता है वो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक साइड पे हमारे पास डिवाइस है, और वो डिवाइस आपका मोबाइल हो सकता है, एंड्रॉयड बेस भी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, या एक नॉर्मल क्या कहते हैं iOS हो सकता है, वेब ब्राउज़र भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं इस तरह के डिवाइस। और एक और यहाँ पे हमारे जो इसके सेंटर के अंदर यहाँ पे एक एक सर्वर होता है, और इसको इसका काम क्या कहते हैं, जो हमारी डेटाबेस है उससे डेटा फैच करवाना, उससे उसकी एक्सेस करवाना। ये सर्वर
या फिर यहाँ पे हम इसको कहते हैं रेस्ट एपीआई भी हम इसे कहते हैं कि रेस्ट एपीआई यहाँ पे यूज़ होती है। और यहाँ पे हम एक और यहाँ पे बनाते हैं, वो है हमारे पास डेटाबेस। सो ये हमारे पास आ गया डेटाबेस। और असल में स्ट्रक्चर है क्या, कैसे वो मैं बताना चाह रहा था। सो ये हमारे पास आ गया डेटाबेस। सॉरी, ये कलर थोड़ा सा लाइट है तो मैं इसको दोबारा किसी और कलर में लिख लेता हूँ। डेटाबेस हमारे पास आ गया। सो ये हमारे पास एक कम्बिनेशन है। और यहाँ से मैं इस तरह कुछ बता देता हूँ कि हमारा कनेक्शन कुछ इस तरह होगा। एक्चुअल में होता इस तरह है कि जो हमारी डिवाइसेस होती हैं, डिफरेंट डिवाइसेस, जैसे कि ये डिवाइस है या कोई भी डिवाइस है, वो डिवाइस यहाँ पे मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करने के लिए, ये फॉर एग्जांपल डिवाइस है। तो ये डिवाइस डेटाबेस के साथ कनेक्ट हमारी सर्वर के थ्रू होती है या रेस्ट एपीआई के थ्रू होती है। हमें तो ये लगता है कि हम डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं डेटाबेस को, लेकिन रेस्ट एपीआई और सर्वर का वहाँ पे कंट्रीब्यूशन होती है। जब तक वो एक्टिव ना हो तब तक आप डेटाबेस से कोई भी डेटा फैच नहीं कर पाते। सो ये हमारा क्या है कि ये जो सारा मैंने आर्किटेक्चर बना के दिखाया है, ये हमारी एक नॉर्मल जो हमारी एप्लीकेशन जो वर्क कर रही होती हैं, ये उनका कंसेप्ट है। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इनको ख़त्म करता हूँ। तो ये हमारे पास जैसे ये आ गया, हमारे पास एक एक तरफ हमारे पास जो क्लाइंट डिवाइस होती है और एक तरफ हमारा जो सर्वर का कंसेप्ट में एक तरफ सर्वर होता है हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास आ गया ये सर्वर, और ये मेरे पास आ गया ये हमारे पास क्लाइंट डिवाइस आ गई। तो क्लाइंट डिवाइस में हमारा ब्राउज़र भी हो सकता है, हमारा मोबाइल भी हो सकता है, वो एंड्रॉयड बेस्ड भी हो सकता है, वो हमारा आईओएस बेस्ड भी हो सकता है। तो ये जो हमारा सर्वर है, ये इसका रिस्पॉन्स हमें आता है हमारे डिवाइस के ऊपर। और ये कब आता है? जब हम यहाँ से एक कोई ना कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं। ये इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है, क्लाइंट रिक्वेस्ट। और ये साइड हमारी क्या हुई, ये साइड हुई हमारे पास यहाँ पे हमारे पास सर्वर का जो रिस्पांस होता है। सो ये हमारे पास सर्वर का रिस्पांस हो गया। यहाँ से आपको आइडिया होगा कि जो हमारा सर्वर और हमारी जो डिवाइस होती है उसके दरमियान में कम्युनिकेशन, कि हम यहाँ से कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो सर्वर से हमें एक्नॉलेजमेंट आती है, और हमारे पास जो डिवाइस होती है, जो भी मोबाइल है, उसके ऊपर हमें शो होती है। और ये जो सर्वर है ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक डेटाबेस सर्वर भी हो सकता है, और ये हमारे पास फाइल सर्वर भी हो सकता है। मतलब डिफरेंट किस्म के हैं, डेटाबेस सर्वर हो गया, फाइल सर्वर हो गया, डिफरेंट किस्म के जिस जिस पर्पज़ के लिए आपने सर्वर यूज़ करवाना है, ये सर्वर उस तरह का यहाँ पे यूज़ होगा। और अब हम आते हैं अपने जो हमारे एंड्रॉयड का जो हमारा वर्क है इसकी इस पे, कि यहाँ पे किस तरह की जो सर्वर और क्लाइंट का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कैसे यूज़ होता है। यहाँ पे मैं एक यहाँ पे बना देता हूँ डिवाइस। फॉर एग्जांपल हमारी आईओएस डिवाइस के लिए, ये हमारे पास एंड्रॉयड है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे मैं मोबाइल डिवाइस कोई भी बना देता हूँ। ये मोबाइल मोबाइल या ब्राउज़र डिवाइस कोई भी है, ब्राउज़र है या कुछ भी है। और मेरे पास एक यहाँ पे आ गया
मोबाइल, और दरमियान में हमारे पास क्या होगा, जो जिस पे हम जिस मेन पर्पज़ के लिए हम यहाँ पे आज काम सीख रहे हैं या कर रहे हैं, वो है हमारे पास फायरबेस। और ये हमारे पास आ गया फायरबेस। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें ये हैं कि हमारे पास ज़्यादातर हम iOS और एंड्रॉयड पे ज़्यादातर हम काम करते हैं। सो ये हमारे पास टू वे हमारे पास कम्युनिकेशन है एक किस्म की। तो ये हमारे पास है, और सेम इसी तरह हमारे पास एक यहाँ पे आ गया। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आप बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं वो कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास इस साइड पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एंड्रॉयड का एसडीके है, एंड्रॉयड एसडीके है, और दूसरी साइड पे हमारा iOS है फॉर एग्जांपल। हमारे पास iOS है एसडीके, और दरमियान में हमारा फायरबेस होता है। सो अगर हम एंड्रॉयड मोबाइल या डिवाइस को हम यूज़ कर रहे हैं तो दरमियान में हमारा जो एंड्रॉयड का एसडीके है वो हमें फेयरबेस के साथ हमारे कम्युनिकेशन करवाता है। और फेयरबेस हमें डिफरेंट ऑथेंटिकेशन हो गए, डिफरेंट हमारे स्टोरेजेस हो गए, और बाकी जितने भी मॉड्यूल हैं एनालिटिक्स के लिहाज से हैं, हमारे नोटिफिकेशन और क्लाउड मैसेजिंग के लिहाज से जो भी हमारी ये फंक्शनैलिटी है वो हमें फेयरबेस एंड्रॉयड एसडीके के थ्रू देता है। और iOS के अंदर हमारा एसडीके यूज़ होता है। यहाँ पे हमारी जो एसडीके के अंदर हमारे टूल में फायरबेस सर्विसेज होती हैं कुछ, वो सर्विसेज यूज़ होती हैं। वो आगे मैं जाके आपको दिखाऊंगा कि सर्विसेज इंस्टॉल भी करवाऊंगा, और वो दिखाऊंगा कि एंड्रॉयड एसडीके के अंदर फाइल सर्विसेज कहाँ पे होती हैं, इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है, उससे क्यों ज़रूरत पड़ती है, और उसके बगैर चारा नहीं है। सो ये हमारे पास तीन चीज़ें थी, बेसिक स्ट्रक्चर में मैंने बता दी। सो अब हम दोबारा आते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर, और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके अंदर बाकी मज़ीद क्या चीज़ हमने देखनी है, कि एडवांटेजेस और रूल वगैरह हम देखते हैं। हाँ, सो जो हमारा रियल टाइम डेटाबेस है फेयरबेस के अंदर वो क्या होता है। फेयरबेस रियल टाइम डेटाबेस इज़ ए क्लाउड होस्टेड डेटाबेस, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि क्लाउड होस्टेड मीन के आपके इंटरनेट के ऊपर ओपनली डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड मीन के आपको अवेलेबिलिटी तो उसकी डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लाउड में है, लेकिन आपको किसी न किसी रूल के तहत है, किसी रिस्ट्रिक्शन के अंडर होती है। सो क्लाउड होस्टेड डेटाबेस दैट सपोर्ट्स मल्टीपल प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड iOS एंड वेब, वो जो पहले मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था। ऑल द डेटा इज स्टोर्ड इन जेसोन फॉर्मेट। ये सबसे अहम चीज़ है कि जो आपका डेटा होता है वो जेसोन उस जेसोन के फॉर्मेट के अंदर होता है। और एनी चेंजेस इन द डेटा रिफ्लेक्ट इमीडिएटली बाय परफॉर्मिंग सिंक अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म एंड डिवाइसेस। जो भी जब भी फायरबेस के अंदर जो हमारा डेटा पड़ा होता है, जैसे ही हम उसको उसके अंदर कोई चेंजिंग करते हैं तो स्पॉन्टेनियसली वो एक ही टाइम पे जितनी भी जो उसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड डिवाइसेस होती हैं, डायरेक्टली मीन के उस सर्वर के साथ, फेयरबेस सर्वर के साथ जो भी अटैच्ड होती हैं, जिनको एक्सेस होती है, उनको एक ही टाइम पे सारी चेंजेस की नोटिफिकेशन चली जाती है, और एक ही टाइम पे सारा अपडेटेड डेटा उनको शो होना शुरू हो जाता है। दिस अलाउज अस टू बिल्ड मोर फ्लेक्सिबल रियल टाइम एप्स ईज़िली विद मिनिमल एफर्ट। एक जो हमारी जो नॉर्मल डेटाबेसेस होती थी उसमें हमें एक कम्प्लेक्स क्यूरीज लिखनी पड़ती थी, और कम्प्लेक्स क्यूरीज के बाद हम अपना डेटा फैच करते थे। लेकिन ये रियल टाइम जो हमारी डेटाबेस होगी फेयरबेस की, इसमें कदरे कम इस तरह की कम्प्लेक्स वर्क कदरे कम करना पड़ते हैं, और कम एफर्ट के अंदर हम अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं।
सो इसके बाद एक और चीज़ के इन सिंपलर वर्ड इट रन ऑन क्लाउड एंड इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी प्लेटफॉर्म. It can be accessed from Android, iOS, and web at the same time. So, make the database once and use it on different platform. The data stored in the database is of the form of NoSQL database and it is stored in JSON format. The best part is that whenever there is a change in the database, it will immediately reflect all the devices connected to it. जैसा कि अभी मैंने बताया था कि एक सिंगल चेंज या कोई भी चेंज वो एक ही टाइम पे जितने भी जो डिवाइसेस होंगी जो जिनको एक्सेस होगी उस एक सर्टेन डेटाबेस की उसके अंदर वो स्पॉन्टेनियसली एक ही टाइम पे सेम टाइम पे वो सारी चेंजेस चली जाएंगी, चाहे वो एंड्रॉयड डिवाइस हो, चाहे वो iOS हो, चाहे वो वेब हो. सो इसमें एक जो दूसरी अहम चीज़ है, नो एसक्यूएल डेटाबेस की फॉर्म में इसके अंदर जो डेटा होता है वो स्टोर होता है. इसके कुछ एडवांटेजेस हैं रियल टाइम डेटाबेस के. उसमें रियल टाइम डेटाबेस को हम जब यूज़ करते हैं तो कौन कौन से एडवांटेजेस आएंगे. एक तो रियल टाइम के अंदर डेटा स्टोर इन दी फेयरबेस रियल टाइम डेटा विल बी रिफ्लेक्ट, वो जो अभी हमने बात की कि सेम टाइम पे वो अपडेशन उसको चली जाती है. जैसे जितनी भी चेंजेस आती हैं वो एक ही टाइम पे सब डिवाइसेस में चली जाती हैं और इसमें कोई लॉन्गर डिले नहीं होता. और इसके बाद लार्ज एक्सेसिबिलिटी है. द फेयरबेस रियल टाइम database can be accessed from various platforms like Android, iOS, web. So you need not write the same code for different platform a number of time. तो एक ही दफ़ा लिखना पड़ेगा, चाहे वो iOS है, चाहे वेब है, चाहे एंड्रॉयड है. तो सब के लिए सेम कोड के लिखने के बाद हमें जो उसकी एक्सेसिबिलिटी है वो हमें ईज़िली अलाउड हो जाती है. सो कंट्रोल एक्सेस टू डेटा. By default, no one is allowed to change the data in the Firebase real-time database, but you can control the access of data. You can set which user can access the data. इसमें आगे मैं रूल बताऊंगा कि जो डिफ़ॉल्ट और बाकी जो डिफरेंट रूल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें ऐसे कौन सी चेंजिंग करते हैं कि वो डिफ़ॉल्ट होता है, ऐसी कौन सी चेंजिंग नहीं होती तो वो डिफ़ॉल्ट नहीं होता. तो आगे जाके मैं वो बताता हूँ आपको. तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ और आ गई कि ऑफलाइन मोड भी होता है. ये सबसे अहम है. इस बाकी की अपनी अहमियत है लेकिन इसकी उनसे भी ज़्यादा अहमियत इसलिए है कि अगर आप एक ऐप चला रहे हैं, कोई भी वेब के थ्रू कर रहे हैं, एप्लीकेशन को iOS के थ्रू यूज़ कर रहे हैं. सो अगर आपके पास नेट नहीं है तो वो एज ए ऑफलाइन मोड में वो आपका वर्क तो करेगी. जैसे ही वो नेट आएगा तो वो फ़ौरन ही आपको सर्वर के ऊपर ले जाएगी और आपकी अपडेट जितनी भी अपडेट्स होंगी आपके एंड से अगर जानी होगी तो वो चली जाएंगी, अगर उस एंड से आनी होगी तो वो आपको एक्सेस हो जाएंगी. सो दिस इज़ द बेस्ट एडवांटेज of using Firebase real-time database. If you are not connected with the internet and you change something on your application, then the change will be reflected in your application at that time only. But on the Firebase database, the changing will be updated once you are online. आपके अपने डिवाइस के ऊपर तो उसी वक्त ही चेंजिंग आपको शो होने शुरू हो जाएगी अगर आप ऑफलाइन है. लेकिन अगर जैसे ही अगर ऑन होंगे तो आपकी जो अपडेशन होगी आपकी ऐप के अंदर वो फ़ौरन ही आपकी फेयरबेस डेटाबेस के अंदर नेट के कनेक्शन के आने के फ़ौरन बाद वो आपकी मेन डेटाबेस के अंदर चेंजिंग करवा देगी जो आप करना चाह रहे होंगे. योर डिवाइस इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, सो even if there is no internet the user feel like using the services the same as done when there is internet. सो इसमें ये भी अहम चीज़ है कि पहले तो मैंने बता दिया कि अगर आप अपनी ऐप के अंदर कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं और आपका नेट नहीं है तो आप अपने मोबाइल में तो अपनी चेंजिंग अपने डिवाइस के अंदर कर सकते हैं. लेकिन जैसे ही नेट आएगा तो आपकी अपडेशन जितनी भी होंगी वो सर्वर के ऊपर चली जाएंगी. अगर सर्वर से आपको अपडेशन कोई आनी है तो वहाँ से आपको फ़ौरन ही नेट कनेक्शन जैसे ही इस्टेब्लिश होगा तो वो आपके पास आ जाएंगी. दूसरी बात ये है कि आपको फील ही नहीं होगा कि नेट नहीं चल रहा तो आपकी अपडेशन आपके अपने एंड पे आपकी अपडेशन ऐसे लगेंगी जैसे आप नेट के साथ कनेक्टेड हैं और आपकी सारी चीज़ें
ऑफलाइन भी वैसे ही आपको शो हो रही होंगी जैसे ऑनलाइन सेव हो रही हैं. So no application server, there is no need of for application server here because the data is directly accessed from the mobile device. ये हमारे पास आ गया. अब यहाँ पे हम कुछ डिस्कस करते हैं इसको जेसॉन के स्ट्रक्चर को, जो शुरू में बता रहा था कि जेसॉन स्ट्रक्चर जो इसके अंदर जो डेटा होता है वो सारा जेसॉन स्ट्रक्चर के अंदर होता है. द डेटा स्टोर इन द फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस इज जेसॉन स्ट्रक्चर. The entire database will be JSON tree with the multiple node. So unlike SQL database, we don't have table or record in the JSON tree. Whenever you are adding some data to the JSON tree, then it becomes a node in the existing JSON structure with the same key associated with it. तो इसमें एक किस्म की सब हायरार्कीज बनती जाती हैं, चाइल्ड क्रिएशन होती है, और इसके अंदर जो एक जेसॉन के अंदर एक ट्री बनती जाती है अगर कोई भी चीज़ आप ऐड करते हैं. पहले जैसे आप नॉर्मली एसक्यूएल आप डेटाबेस यूज़ करते थे, एसक्यूएल की डिफरेंट क्यूरीज यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे आपको जेसॉन के जो स्ट्रक्चर है वो यूज़ करना होगा. All the Firebase real-time database data is stored as JSON objects. Following is the example of JSON structured data. जैसा कि ये कोई भी कंपनी है, उसमें फॉर एग्जांपल मैं नेम है इसको यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन UAE और उसका एड्रेस है जोराबाद. ये एक एग्जांपल है कि JSON स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि कंपनी है, उसके अंदर एक मैं कहता हूँ कि कोई भी कंपनी आप उसमें आप काम कर रहे हैं, नेटसोल है कंपनी है, तो उसमें एक सब जो इसकी चाइल्ड होगा, कोई भी उसका चाइल्ड में से एक नेम है, उसका एक एड्रेस है, एक कांटेक्ट नंबर नीचे लिख सकते हैं, उसके बाद आप उसकी पोजीशन लिख सकते हैं, पर्सन की कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप नीचे ऐड करते जाएंगे. ये आपका जेसन स्ट्रक्चर है. डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन के कुछ रूल्स हैं. एक डिफ़ॉल्ट है और इसके बाद हमारे पास पब्लिक है और एक यूज़र है. सबसे पहले हम डिफ़ॉल्ट पे आते हैं. Firebase real time database has some database configuration rule that can be used to provide different access to different user. Following are the database configuration rule. सबसे पहले हमारे पास आ गया डिफ़ॉल्ट रूल, यानी कि नॉर्मली हम जो कोई भी चीज़ जो रूल हैं जब हम Firebase को हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो नॉर्मली हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट रूल आता है और उसमें रीड और राइट फॉल्स होती है, यानी कि किसी को अलाउ नहीं होता रीड एंड राइट इसमें. बाय डिफ़ॉल्ट द रीड एंड राइट एक्सेस टू योर डेटाबेस इज डिसेबल्ड एंड नो वन कैन रीड और राइट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस इन दिस मोड. यहाँ पे आपको अपनी डेटाबेस की जो एक्सेस है यहाँ पे आपने चेंजिंग करनी होती है. अगर रीड या राइट कुछ भी अगर एक्सेस देनी है, किसी को अलाउ करना है, आपको यहाँ पे रीड और राइट में से कोई भी या दोनों आपको ट्रू करने होंगे. In this mode, but there you can access the data of the database from the Firebase console only. ये आ गया दीज रूल. ये अभी मैंने बताया था कि रीड और राइट एक्सेस डेटाबेस एक्सेस करने अलाउ नहीं करते अगर आपने रूल में रीड और राइट को आपने फॉल्स रखा हुआ है. अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि पब्लिक. By using public rule, anyone can change the data present in the database. This rule is generally used when you are testing your application, and after testing the application, you can set the rule to user only. ये जो हमारे नीचे रूल गिवन है, रीड और राइट ट्रू की होगा, जो अभी मैं बता रहा था. इस सिनेरियो में रीड और राइट एक्सेस टू यूर डेटाबेस. और तीसरा हमारे पास है यूज़र. In this rule, the user of your application can read and write in your database. You can authenticate your user using the Firebase login and authentication, and after that your user will have the access to your database. सबसे पहले आपको यूज़र की authentication करनी होगी. जब लॉगिन करना है या साइन अप करना है तब आपका जो डेटा होगा स्टोर्ड होगा, उसकी वेरिफिकेशन होगी कि आया कि ये यूज़र आपका अथेंटिक है या नहीं है. लॉगिन होने के बाद, अगर सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद, फिर ये यूज़र के अपने अख्तियारात में होगा कि वो किस तरह के टोकन पास करता है. These rule grant access to node matching the authenticated
यूज़र आईडी फ्रॉम दी फेयरबेस ऑथ टोकन ऑथेंटिकेशन टोकन, यानी कि रूल पहले, और इसके बाद हमारे पास यूज़र आ गया, उसकी आईडी आ गई। अगर वो दोनों ऑथेंटिकेट हो गए सो रीड यू आई डी auth डॉट यू आई डी, और फिर इसी तरह जो राइट है उसमें भी auth डॉट यू आई डी आएगा आपका। तो ये आपका स्टैटिक रूल है, इनको आप फॉलो करेंगे, इनको आप यूज़ करेंगे इसके अंदर फेयरबेस की ऑथेंटिकेशन के अंदर। जहाँ तक आपको कोई क्यूरी हो तो वो आप ग्रुप के अंदर मैसेज करके हमें कन्वे कर सकते हैं, और हम इसको जो बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेंगे। सो अब अभी तक हमने सिर्फ 2 से 3 चीज़ें हमने बेसिक देखी हैं अभी तक। कि पहले तो ये कि हमारा जो एक नॉर्मल एप्लीकेशन जो रन कर रही होती है उसका आर्किटेक्चर हमने डिस्कस किया था, कि सर्वर का क्या रोल होता है, सर्वर और डेटाबेस आपस में कम्युनिकेशन का जो रोल है वो हमने डिस्कस किया। एक नॉर्मल सर्वर का हमने कंसेप्ट बताया कि एक नॉर्मल सर्वर मोबाइल के साथ कैसे वर्क कर रहा होता है। फिर हमने एंड पे जाकर हमने एंड्रॉयड के जो एसडीके है और आईओएस के जो एसडीके है वो फेयरबेस के साथ कैसे लिंक्ड होते हैं, उसको हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने फेयरबेस की एडवांटेजेस देखे थे, और एडवांटेजेस के बाद हमने अभी जो देखे हैं वो कुछ रूल देखे हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन के। जैसे कि एक डिफ़ॉल्ट रूल होता है, एक यूज़र रूल होता है, और एक पब्लिक रूल है। डिफ़ॉल्ट रूल के अंदर कोई भी एक्सेस नहीं होती किसी यूज़र को, और जो आपका पब्लिक है उसमें ओपनली एक्सेस होती है ऑल यूज़र को, और जो आपका यूज़र है उसके रूल के अंदर सिर्फ यूज़र को ही एक्सेस होती है, वो भी तब तक जब वो प्रॉपर तरीके से ऑथेंटिकेट होके लॉग इन करके किसी भी ऐप के ऊपर जाता है, तब उसको एक्सेस होती है रीड राइट की, कि वो रीड राइट और उसकी कितनी लिमिट तक उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। सो ये था हमारा एक इंट्रो, और अगले लेक्चर के अंदर हम देखते हैं कि फेयरबेस को हम कैसे कनेक्ट करते हैं अपनी जो हमारी एप्लीकेशन है उसके अंदर। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली एप्लीकेशन जो है हमारी एक एंड्रॉयड की एक एप्लीकेशन बनाते हैं, और उसके अंदर हम फेयरबेस को कैसे प्लग इन करते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं, वो हम देखते हैं।